हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। इसमें जनरली आपको बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको क्रोमोसोम नंबर दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एन्यूपुलाइडी, यूपुलाइडी, पॉलीपुलाइडी के सेट्स पूछे होते हैं या उनका नंबर पूछा होता है। इसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं सी सेक्शन में। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर में कैसे हमें मिलता है। क्रोमोसोमल चेंजेस अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एडिशन हो सकता है या एलिमिनेशन हो सकता है। वो एक या उससे फ्यू क्रोमोसोम्स का हो सकता है या पूरे सेट्स का भी हो सकता है। अब दो टर्म्स आते हैं, यूपुलाइडी या एन्यूपुलाइडी। यूपुलाइडी का मतलब होता है जिसमें हम कह रहे हैं इवन नंबर है। एन्यूपुलाइडी का मतलब है जिसमें हम कहेंगे अनइवन है। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स आती हैं, लाइक समटाइम्स आपको दिया होता है व्हाट इज हेप्लॉइड। हेप्लॉइड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हेप्लॉइड मतलब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हम मानते हैं, और जनरली हेप्लॉइड इज हाफ ऑफ डिप्लॉइड। इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि डिप्लॉइड को हम 2n लेते हैं तो उसका हाफ अगर ले लिया तो हम कहते हैं हेप्लॉइड है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जस्ट उसका हाफ करके आप ऐसे निकाल सकते हो, बट कई बार टर्म्स आती हैं जैसे मोनोपोलाइड। मोनोपोलाइड के अकॉर्डिंग डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बहुत सारी बुक्स में मोनोपोलाइड के लिए एक्स से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और ये माना जाता है कि सभी प्लांट्स में जो मोनोपोलाइड नंबर है और जो उसका हेप्लॉइड नंबर है वो सेम नहीं होता। जैसे सपोज अब हमें दिया है गार्डन पी जो है उसका वो डिप्लॉइड प्लांट है और 2n उसका कितना होता है 14। तो इस केस में अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 7, और इस केस में हम n7 हेप्लॉइड भी मान सकते हैं, n7 हम मोनोपोलाइड भी मान सकते हैं। बट सपोज जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं वीट का। वीट की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। कुछ वीट की वेराइटी है जिसमें हमें 2n मिलता है 42। कुछ वीट की वेराइटीज हैं जिसमें 2n हमें मिलता है 14। अब अगर हम इस केस में हेप्लॉइड नंबर लें तो 42 का हाफ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। इस केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। बट अगर हमें ये दिया है कि एक्चुअल में ये वीट की वेराइटीज कैसे बनी होंगी जब आपके इसमें क्रोमोसोम सेट्स ऐड होते गए होंगे, तो अगर ये वेराइटीज बन रही हैं तो इसका मतलब हमें एक मोनोपोलाइड नंबर पता होना चाहिए, मिनिमम नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करके आगे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बना सकें। अब 42 या 21 और 7, तो इन सब में एक 7 एक ऐसा नंबर है जिसको हम ले सकते हैं, मतलब x की वैल्यू आप 7 ले सकते हो। इस वीट की वैरायटी में मोनोप्लाइड और हेप्लॉइड सेम हो गया, क्योंकि x की वैल्यू भी 7 है, n की वैल्यू भी 7 है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स करते हैं तो आपके पास डिप्लॉइड वैरायटी आ जाती है। अगर हम इस केस में देखें तो जो हेप्लॉइड नंबर है और जो मोनोपोलाइड नंबर है वो सेम नहीं है। अगर आप 7 को ही मल्टीप्लाई करोगे, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा। हम मोनोप्लाइड इसे कहेंगे जो ये बेसिक नंबर है, और हेप्लॉइड जस्ट क्या होता है हाफ। कुछ प्लांट्स में हेप्लॉइड और मोनोप्लाइड सेम हो सकता है, बट अदरवाइज कुछ वेराइटीज में आपको मोनोप्लाइड एक बेसिक नंबर लेना है, उसी को आगे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे उतनी उसकी हेप्लॉइड ही आती जाएगी। मीन्स हो सकता है कि जो हमें ये वीट की डिफरेंट वेराइटीज मिल रही हैं वो इसी वजह से मिला कि मेन बेसिक सेट ये था और उसकी मल्टीप्लीकेशन होता गया और आपके पास डिफरेंट वेराइटीज आपको मिल गई। ये हम डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे। अब हम 1 by 1 एन्यूपुलाइडी या यूपुलाइडी जिसमें पूरा क्रोमोसोम सेट ऐड हो जाता है उसके लिए हम टर्म पॉलीपुलाइडी भी यूज करते हैं। तो 1 by 1 अब हम एन्यूपुलाइडी एंड पॉलीपुलाइडी डिस्कस करेंगे। एन्यूप्लाइडी जिसमें हम मान रहे हैं कि आपके पास एलिमिनेशन या एडिशन हो सकता है क्रोमोसोम्स का, वो डिफरेंट मेथड से हो सकता है क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेसेस में हो सकता है, क्योंकि मे बी हो सकता है क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर जो है वो लॉस्ट है, सेंट्रोमेयर डिलीट हो गया तो वो स्पिंडल के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, तो उसका सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं होगा। किसी केस में वो लॉस हम कह देंगे और किसी केस में एडिशन हो सकता है, या कंप्लीटली दोनों में भी लॉस हो सकता है। देन क्रोमोसोम्स का लॉस हो सकता है अगर सपोज रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन हुआ और उसमें जो क्रोमोसोम बना वो माइटोसिस या मियोसिस में उसका लॉस हो गया। सेकंड वे ये है एन्यूप्लाइडी का। और थर्ड मोस्ट कॉमन नॉन डिसजंक्शन हो सकता है, मींस सेपरेशन अगर ना हो क्रोमोसोम्स की प्रॉपर, मींस जहां पे सेग्रीगेशन होना चाहिए था, दो सेल्स में प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए था, अगर वो नहीं होता है, सेपरेट वो नहीं कर पाते हैं, वो एक सेल में चले जाते हैं, दूसरा एम्प्टी रह जाता है, तो उसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। वो माइटोसिस में भी हो सकता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 में भी हो सकता है। एन्यूप्लाइडी होने के बहुत सारे रीजंस हैं। अब एन्यूप्लाइडी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, अगर सपोज हमारे पास आता है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई डिप्लॉइड इंडिविजुअल है तो ट्राइजोमी में अगर एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड होता है तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ट्राइजोमी।
आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करोगे। अब वो जो क्रोमोसोम कौन सा ऐड हुआ, नंबर कोई भी हो सकता है। सपोज हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 18 ऐड हो गया, तो 18 की ऑलरेडी 2 कॉपीज, 2n कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी 2 कॉपीज प्रेजेंट थी, अब आपने एक 1 और ऐड कर दिया, इसका मतलब 18 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। सो ट्राइजोमी में जिस भी क्रोमोसोम का ट्राइजोमी हो रहा है, जिसमें आप 1 एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड कर रहे हो, वहां हमेशा उसकी 3 कॉपीज बनेंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल क्रोमोसोम में ही ऐड ना हो, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स है जिनकी एक एक कॉपी ऐड हो गया, तो हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे ट्राइजोमी को ही हम लिखेंगे डबल ट्राइजोमी। अगर हमें ये वर्ड दिया है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1+1। इसका मतलब क्या है, डबल हमने क्यों कहा, कि उसका मतलब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं जिनका सिंगल सिंगल क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। सपोज 18 हमने पहले कहा था, 21 में भी ऐड हो गया, तो 18 के लिए हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, 21 के लिए ये, तो 18 के भी 3 कॉपीज हैं, 21 की भी 3 कॉपीज हैं, 3 कॉपीज हैं, इसलिए हम इसको ट्राइजोमी कह रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड टर्म जो आती है टाइप ऑफ एन्यूप्लाइडी, वो आता है टेट्राजोमी। टेट्राजोमी 4 कॉपीज, इसका मतलब तो यहाँ पे 2n कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी इंडिविजुअल का है, अब उसमें एक पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर अगर ऐड हो जाता है, एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड हुआ था तो हमने +1 लिखा था, अब एक पूरा पेयर होमोलोगस पेयर ऐड हो रहा है तो 2 लिखेंगे। अब सपोज अगेन हम कहते हैं 18 क्रोमोसोम, 18th जो क्रोमोसोम था उसकी 2 कॉपीज और ऐड हो गई, मतलब उसका होमोलोगस पेयर एक और ऐड हो गया। एक होमोलोगस पेयर ऑलरेडी था, 2 कॉपीज ऑलरेडी थी 2n में, अब आपने 2 और ऐड कर दी, इसका मतलब उसी क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज प्रेजेंट है, 4, तभी हम इसका क्या कहते हैं, टेट्राजोमी। अगर मैं अब टेट्राजोमी की जगह वर्ड यूज करती हूँ डबल टेट्राजोमी, तो जैसे हमने उसमें कहा डबल का मतलब क्या है कि आपके पास 2 डिफरेंट क्रोमोसोम हम शो कर रहे हैं, तो यहाँ भी डबल टेट्राजोमी का मतलब क्या है, 2n+2+2, इसका मतलब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं जिनकी 2 कॉपीज और ऐड हो गई, या आप कहोगे होमोलोगस पेयर और ऐड हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 18th क्रोमोसोम की भी 4 कॉपीज प्रेजेंट है, 21st क्रोमोसोम की भी 4 कॉपीज प्रेजेंट है, तो उसे हम कह देंगे डबल टेट्राजोमी। अब ट्राइजोमी और टेट्राजोमी में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ सिंगल क्रोमोसोम था, वहां पे होमोलोगस पेयर था, पर दोनों में ही क्या हो रहा है, एडिशन। वहां सिंगल ऐड हुआ 3 कॉपीज बनी तो आपने इसको ट्राई कह दिया, यहाँ एक पेयर ऐड हुआ तो 4 कॉपीज बनी तो आपने इसको टेट्राजोमी कह दिया। अगर सपोज क्रोमोसोम का लॉस होता है तो हम टर्म यूज करेंगे मोनोजोमी। 2n कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, अगर एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसे हम कह देंगे मोनोजोमी। सो आपके पास 2n-1। सिमिलरली डबल मोनोजोमी अगर मैंने कहा तो इसको हम 2n-1-1, इसका मतलब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है जिनका सिंगल सिंगल क्रोमोसोम लॉस हो गया, तो मोनोजोमी में हम लॉस शो कर रहे हैं। आपने एक ही शो किया, मतलब एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, 2 क्रोमोसोम में हो रहा है तो आप डबल शो कर सकते हो। अब इसी के बेसिस पे मोनोजोमी के साथ सिमिलर टर्म आती है नल्लीजोमी। नल्लीजोमी का मतलब है जिसमें एक सिंगल क्रोमोसोम लॉस नहीं हुआ, पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर ही उसने लूज कर दिया, तो आप 2n-2 शो करोगे, एक पूरा क्रोमोसोम का पेयर ही चला गया, मतलब वो क्रोमोसोम नल्ली इसलिए कह रहे हैं, नल मतलब अब वो वाला क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, क्योंकि एक पूरा का पूरा पेयर ही लॉस हो गया। इस केस में एक सिंगल क्रोमोसोम लॉस हुआ था इसलिए एक कॉपी बच गया, तो इसलिए हमने नाम दिया मोनोजोमी, एक ही कॉपी रहा। ये जो हम नेमिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली में कॉपीज के बेसिस पे कर रहे हैं। ट्राइजोमी में 3 कॉपीज बनी थी, टेट्राजोमी में 4 कॉपीज, मोनोजोमी में एक का लॉस हो गया तो एक ही रह गया डिप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट में से, तो आपने नाम दे दिया मोनोजोमी। अब अगर पूरा पेयर ही चला जाता है तो एक्चुअल में उसकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं जिस क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, तो नल मतलब उसमें 0 है, इसका मतलब वो क्रोमोसोम अब प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए आपने टर्म दिया नल्लीजोमी। नल्लीजोमी को आप डबल नल्लीजोमी भी लिख सकते हो, जिसमें हम 2 डिफरेंट क्रोमोसोम शो कर सकते हैं। 2n-2 मतलब 2 होमोलोगस पेयर का लॉस हो गया। सो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लाइडी है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने ऐड हो रहे हैं और कितने लूज हो रहे हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट विल स्टडी कि एन्यूप्लाइडी जो है वो नॉन डिस्जंक्शन से कैसे, हमने पढ़ा कि कैसे बनता है। सो अगर सपोज हमारे पास ये हम 2 क्रोमोसोम शो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेल में, नॉर्मली अगर ये पर्टिकुलर सेल है और उसमें मियोसिस चल रहा है, तो मियोसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल कहते हैं। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। सो मियोसिस 1 में रिडक्शनल का मतलब क्या है, जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के वही अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। और मियोसिस 2 में क्या होता है, जो एक क्रोमोसोम है उसके 2 क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, ये मियोसिस 1 हम शो कर रहे हैं और ये पूरा हम मियोसिस 2 शो कर रहे हैं।
ठीक है, तो अब आपके पास मियोसिस 1 में हम ये शो कर रहे हैं, पहला केस हम ये ले रहे हैं जिसमें हम यहाँ मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन शो कर रहे हैं। तो अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन होगा तो मतलब जहाँ पे क्रोमोसोम्स को पूरा पेयर जो था उनको सेग्रीगेट करना था, क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम एक सेल में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में, वो आपके पास यही हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि मियोसिस 1 में ये दोनों क्रोमोसोम्स जो थे उसमें से एक क्रोमोसोम एक सेल में जाना था, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में जाना था, लेकिन हुआ ये कि वो दोनों ही एक सेल में चले गए, तो दूसरा सेल क्या रह गया, एम्प्टी। हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इनके दोनों के कलर्स अलग बनाए, अदरवाइज ये होमोलोगस पेयर है। तो अब वो एक में ही चला गया, अब वो एक में चला गया, मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हुआ, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं नॉन डिसजंक्शन यहाँ हुआ, सेपरेशन नहीं हो पाया और वो एक ही सेल में चला गया, दूसरा एम्प्टी, दूसरा सेल एम्प्टी है। अब वो मियोसिस 2 करेगा तो इसमें जो क्रोमोसोम इसमें एब्सेंस है वही एब्सेंस आपको दोनों नेक्स्ट सेल्स में भी मिलेगा, इसमें 2 प्रेजेंट है तो वही आपको नेक्स्ट 2 सेल्स में भी प्रेजेंस मिलेगा। अब मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में क्या होता है, क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड सेपरेट हुए वो चले गए, इस क्रोमोसोम के भी सेपरेट हुए वो चले गए। अब यूजुअली इसमें एक एक क्रोमेटिड आना चाहिए था उस क्रोमोसोम का, लेकिन क्योंकि नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 में पहले ही हो चुका है तो इसलिए इन सेल्स में दो दो प्रेजेंट हैं, और ये दोनों सेल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए क्या है, एम्प्टी हम शो कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इन पहले 2 सेल्स में एक्स्ट्रा है, लास्ट 2 सेल्स में लॉस है, तो ये सारे के सारे ही एन्यूप्लॉइड्स हैं। ठीक है, अब आपके पास हम यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो जिनमें एक्स्ट्रा हैं उनको आप 2n+1 शो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यूजुअली क्रोमोसोम की एक कॉपी आनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा और आ गई है, तो हमारे पास ऑलरेडी 2n तो था, एक एक्स्ट्रा आई तो हम शो कर सकते हैं 2n+1 बना। यहाँ क्रोमोसोम की एक कॉपी आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई, तो आप यहाँ पे 2n-1 शो कर सकते हो। आपको सभी जो है वो क्या मिलेंगे, एन्यूप्लॉइड्स मिलेंगे। यहाँ पे सभी के केस में या तो एडिशन होगा या लॉस होगा। अब अगर हम बात करें इस केस की, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि नॉन डिसजंक्शन जो है मियोसिस 1 में नहीं हो रहा, मियोसिस 2 में हो रहा है। सो अगर मियोसिस 1 में नहीं हो रहा है इसका मतलब नॉर्मल आपको मियोसिस 1 मिलेगी। अगर नॉर्मल मियोसिस 1 है तो उसमें जो क्रोमोसोम पेयर था उसमें से एक क्रोमोसोम एक सेल में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में, तो ये नॉर्मल हो गया। अब मियोसिस 2 होनी है, यहाँ हम शो कर रहे हैं नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में क्या होना था, इससे 2 सेल्स बनने थे आगे, ये नॉर्मल शो कर रहा है, नॉर्मल मियोसिस 2। तो आपके पास इसके दोनों क्रोमेटिड सेपरेट कर गए और 2 सेल्स में चले गए, तो हम क्योंकि आपके पास अब यहाँ अगर 2n था तो यहाँ ऑलरेडी n हो चुका है, रिडक्शनल हम शो करते हैं, इधर नहीं हम लिखेंगे, आपके पास ये रिडक्शनल हम शो कर रहे थे तो n और n हम यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। अब आपके पास इस n से आगे भी n ही रहता है क्योंकि हेप्लॉइड क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, तो वो दोनों नॉर्मल सेपरेट हो गए, तो आप कहोगे हमें क्या मिल गए, हेप्लॉइड्स। 2n से स्टार्ट किया तो n मिला, लेकिन अगर इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है तो जो इसके दोनों क्रोमेटिड सेपरेट होने थे, एक इस सेल में जाना चाहिए था एक इस सेल में, लेकिन वो सेपरेशन नहीं हो पाया, तो वो जो क्रोमेटिड से दोनों एक ही में चले गए, और इसमें क्या हो गया, अब ये एम्प्टी है और इसमें 2 प्रेजेंट हैं। तो नॉन डिसजंक्शन अगर मियोसिस 2 में होगी तो आपके पास इन दोनों को हम एन्यूप्लॉइड्स कह सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें डेफिशिएंसी है, ये दोनों एन्यूप्लॉइड्स। और अगर ये नॉर्मल हो रहा है तो हम कह सकते हैं हमें क्या मिल सकते हैं, हेप्लॉइड्स। अगर आप इसमें भी शो करते हो तो इसमें भी हमें एन्यूप्लॉइड्स मिल सकते हैं, हम एक में शो कर रहे हैं। तो चांसेस है कि अगर मियोसिस 2 में नॉन डिसजंक्शन होता है तो आपको एन्यूप्लॉइड्स और हेप्लॉइड्स दोनों मिल सकते हैं, अगर मियोसिस 1 में डिसजंक्शन होता है तो आपको सारे के सारे ही एन्यूप्लॉइड्स मिलेंगे। अब आगे आप इनकी ये क्योंकि हम शो कर रहे हैं मियोसिस से अल्टीमेटली ये गेमीट्स बने, एन हेप्लॉइड बना, आगे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी एक और गेमीट के साथ। तो सपोज अब इस केस में हमने शो किया कि एक जो क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी है, ठीक है, तो आपके पास जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तभी आपके पास अल्टीमेटली ये 2n+1 बनेगा, जब एक और n इसके साथ फ्यूज करेगा, ये तो जस्ट गेमीट्स थे। सिमिलरली ये मोनोजोमिक कंडीशन तब आएगा जब आगे हम फर्टिलाइजेशन की बात शो कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे अभी हेप्लॉइड्स और ये एन्यूप्लॉइड शो कर रहे हैं, जब आगे आप इनकी क्रॉसिंग करोगे जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी है उसमें आप +1 शो कर दोगे, जिसमें नहीं है उसमें आपके पास एक ही रह जाएगी, तो इसका मतलब एक का लॉस है, तो आप मोनोजोमिक कंडीशन शो कर दोगे। तो नॉन डिसजंक्शन जो है मियोसिस 1 में भी हो सकती है, मियोसिस 2 में भी हो सकता है और माइटोसिस में भी हो सकता है। जो माइटोसिस में होता है वो सिमिलर इसी की तरह मियोसिस 2 की तरह आपको मिलता है, जिसमें क्रोमेटिड्स सेपरेट करते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर वो सेपरेट नहीं किए किसी एक सेल में चले गए तो वहां प्लस
से आप शो करोगे, जहाँ पे लॉस है वहाँ माइनस से शो करेंगे। सो ये सबसे कॉमन है नॉन डिसजंक्शन जो एन्यूप्लाइडी कॉज करता है, जिसकी वजह से गेमीट्स में किसी में एक्स्ट्रा है और किसी में कम है। So let's discuss some common aneuploid conditions in human population. So अगर हमें nomenclature हम 2n+1 तो हमें क्लियर है कि हम ट्राइजोमी शो कर रहे हैं, बट हम क्रोमोसोम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2n+1 है तो ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें पता है 2n कितना होता है 46। इसका मतलब अगर 2n+1 तो आपने एक प्लस कर दिया तो 47 हो गया, तो हम टोटल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखते हैं 47, और हम साथ में ये शो कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है जिसकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है। तो अगर हमने +21 लिखा है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी है। तो आपके पास क्रोमोसोमल नंबर जो 21 है उसकी 3 कॉपीज प्रेजेंट है। 2 तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है और एक और एक्स्ट्रा है, तो 46 + 1 हमने कर दिया 47 हो गया। और वैसे ये ट्राइसोमी कंडीशन, इसलिए आप 2n+1 शो कर रहे हो। नॉमेनक्लेचर इस तरह से कि पहले हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं, प्लस हम वो बताते हैं प्लस या माइनस वो जो क्रोमोसोम ऐड हुआ होता है, या जो लॉस है वो हम नहीं लिखेंगे उसमें। तो आपके पास अगर +21 है, इसका मतलब 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हैं। इसको आप ट्राइसोमी 21 भी कह सकते हैं। जब आपको ऐसा दिया होता है तो हम इसे ट्राइसोमी 21 लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये साइंटिस्ट था डाउन जिसने ये डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/700 बर्थ्स में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। और फिनोटिपिक करेक्टर्स, या हम उनको सिम्टम्स कहते हैं, जो पर्टिकुलर डिजीज उसकी वजह से होती है। इसमें शॉर्ट स्ट्रेचर रहता है, मेंटल रिटार्डेशन रहता है, ओपन माउथ होता है, लार्ज टंग प्रेजेंट होती है। सिमिलरली ह्यूमंस में एक और ट्राइसोमी मिलता है, 2n+1 कंडीशन है। अगर हमने +13 लिखा है, इसका मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो 13th क्रोमोसोम नंबर है। और अगेन आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी है, तो आपके पास टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे 47। पटाओ साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, इसलिए हम उसके ऑनर में इसको पटाओ सिंड्रोम कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी 1/20,000 इंडिविजुअल्स है। इसमें क्लेफ्ट होता है लिप पैलेट, मेंटल डेफिशिएंसी रहता है, डेफनेस रहता है, जो मस्कुलर चीज हैं वो भी मिलते हैं इंडिविजुअल्स में। अगेन थर्ड टाइप ऑफ ट्राइसोमी, वो भी 2n+1 है। हमने +18 लिखा है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी है, 47 नंबर रहेगा। जहां पे भी हम एडिशन शो कर रहे हैं, आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 13th क्रोमोसोम का एडिशन हुआ है, तो इसलिए ट्राइसोमी 13। सिमिलरली इसे हम ट्राइसोमी 18 लिख सकते हैं। साइंटिस्ट एडवर्ड था, इसलिए आप इसको एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। 1/8000 की फ्रीक्वेंसी है। इसमें भी मेंटल डेफिशिएंसी रहता है, शॉर्ट स्टर्नम होता है, और हॉर्स शू शेप्ड या डबल किडनी प्रेजेंट होती है। और ये डिजीज में 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो तो फर्स्ट 6 मंथ्स में ही डाई कर जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक और सिंड्रोम आता है, उसमें हमने लिखा है 45, टोटल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट 45। टोटल 2n हमारे पास 46 था, इसका मतलब उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपके पास 45 रह जाएगा। और एक हमने माइनस किया है, इसका मतलब हम मोनोजोमिक कंडीशन शो कर रहे हैं, तो आप इसको मोनोजोमी कह सकते हो। और इसमें एक्स क्रोमोसोम का लॉस हुआ है, तो आपने यहाँ पे सिंगल एक एक्स लिखा है, जो दूसरा है वो एब्सेंट है। अब इस कई बार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर ओ आगे लिखा है ये 0, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एब्सेंट है। या आप इसको सिंपली नॉमेनक्लेचर में हम 45 मतलब एक लॉस, और एक एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दूसरा नहीं है, इसका मतलब। अब इस इंडिविजुअल में जिसमें सिर्फ एक ही एक्स है, क्योंकि वाई प्रेजेंट नहीं है, तो ये फीमेल ही होगी। इसको साइंटिस्ट जो था टर्नर था, इसलिए हम इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। तो 1/2500 फीमेल बर्थ्स में 1 की फ्रीक्वेंसी होती है आउट ऑफ 2500। इस ऐसी फीमेल का शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, स्टेराइल होती है मोस्टली ये फीमेल, और वेब्ड स्किन आपको नेक की मिलेगी। इनके केस में किडनी या कार्डियोवेस्कुलर फेलियर के चांसेस भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं। सो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, बस हमें ये देखना है कि इस तरफ क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट लिखना है, और इस तरफ हम वो लिखते हैं जिसका एडिशन या लॉस हुआ होता है। नेक्स्ट अब हम कुछ और सिंड्रोम्स करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर हमें 2n+1 2n+2 मीन्स ट्राइजोमी भी मिल सकती है, टेट्राजोमी भी मिल सकता है, और 2n+3 एंड 4 भी हम एक्स क्रोमोसोम्स के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा कॉपीज बढ़ती जाएंगी। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हम इसे कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है जो भी, क्योंकि मोस्टली सब में वाई प्रेजेंट होता है मेल्स के केस में, तो हम इसको 1/500 मेल बर्थ्स लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। जनरली ये जो मेल होते हैं, जिसमें ये कोई भी टाइप का अभी हमें क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, उनमें फेमिनिन वॉइस होती है, लॉन्ग लिप्स होते हैं, नॉक नीज होती है, और कई फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी वो डेवलप कर सकते हैं।
अब इस केस में अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी है तो 2n+1 हमने लिखा और 47 हमने कॉम्प्लीमेंट शो कर दिया। लेकिन अगर 2x मतलब आपके पास एक होमोलोगस पेयर ऐड हो गया तो हम इसे 2n+2 लिखेंगे, टेट्राजोमी रिप्रेजेंट करेंगे। अब टेट्राजोमी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो x और x ऐड हुआ हो या फिर x y पेयर ऐड हो गया हो। अगर दोनों केसेस में पूरा पेयर ऐड हो रहा है तब आपके पास टोटल नंबर जो है वो 48 ही रहेगा। रिप्रेजेंटेशन हम XXY कर सकते हैं या XX कर सकते हैं। देन 2n+3 अगर दिया है, इसका मतलब आपके पास ये कॉपी तो ऑलरेडी है और इसमें आपके पास 5 कॉपीज अब हो जाएंगी, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थी, 3 और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास ये नॉर्मल इंडिविजुअल XY था लेकिन आपके पास 3 कॉपीज और ऐड होगी, 3x हम कह सकते हैं ऐड हो गए हैं। अगर 4x ऐड हो जाते हैं तो आप टोटल 50 लिख दोगे। पर ये सभी इनमें एक्चुअल में ये मेल्स हैं XY, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हम इसे क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम ही मानते हैं, जिसमें मेल्स के पास नंबर ऑफ एक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। जितने जितने बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट जो है नंबर है वो हम ऐड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट एक और आता है हमारे पास जिसको हम सिंपली ट्राइजोमी एक्स भी कह सकते हैं, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी आप इसे कह सकते हो, जिसमें सिंगल एक एक्स, फीमेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। यहाँ मेल्स में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम थे, यहाँ फीमेल में एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो ट्राइजोमी कहोगे, ट्राइजोमी एक्स या ट्रिपल एक्स हम इसे कहते हैं। ये नॉर्मल फीमेल ही होंगी, 1/700 इनकी रेशियो होती है, बट कंपैरेटिवली ये जो फीमेल्स हैं इसमें थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन मिल सकता है या उनकी जो फर्टिलिटी है वो लिमिटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होंगी, बट अदरवाइज बाकी सारे कैरेक्टर्स जो होंगे वो आपको फीमेल के ही मिलेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है यूनिपेरेंटल डाइजोमी। यूनिपेरेंटल डाइजोमी वर्ड तब यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारा कंसेप्ट ये था अभी तक हमने जैसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में भी किया कि जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से आता है और एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो फादर से आता है। तो मतलब एक्स और एक्स ही अगर हम लेते हैं तो एक एक्स मदर का होगा, एक एक्स फादर का होगा, या अगर मेल है तो उसमें एक वाई जो होगा वो फादर से आएगा और एक्स जो होगा वो मदर से आएगा। बट ये यूनिपेरेंटल डाइसोमी का जो कंसेप्ट है वो इसको रूल आउट करता है, क्योंकि इसका मतलब ही ये है कि जब दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम पेरेंट से इनहेरिट हो जाएं, ये कई बार ये देखा गया है। और इसकी वजह से क्या होगा, हम हमेशा ये मानते थे कि अगर कोई चिल्ड्रन है और उसमें कोई रिसेसिव डिसऑर्डर आया, रिसेसिव मतलब जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, दोनों एलील्स रिसेसिव होंगे, तो हम मानते हैं कि वो चिल्ड्रन तभी अपीयर करते हैं जब दोनों पेरेंट्स में वो दो रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हों और वो उस चिल्ड्रन में आ जाएं। मतलब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हम कहेंगे हेट्रोजाइगस हैं या हम कहेंगे वो दोनों कैरियर्स हैं। बट अगर मान लो एक ही पेरेंट से मूवमेंट हो रहा है दोनों क्रोमोसोम्स का, तो इसका मतलब उसको दो रिसेसिव या दो कैरियर्स की जरूरत नहीं है। वो अगर एक पेरेंट भी ऐसा है जो हेट्रोजाइगस है या उसमें रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है तो वो डायरेक्टली दोनों के दोनों चिल्ड्रन में जा सकते हैं और वो चिल्ड्रन जो हैं वो रिसेसिव डिसऑर्डर से अफेक्ट हो सकते हैं। तो एक ये इस रूल को वायलेट करता है। दूसरा हम एग्जांपल्स कुछ ले सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस देखा गया है, उसमें एक पर्टिकुलर जीन डिफेक्टिव होता है जिससे वो पर्टिकुलर एंजाइम या ट्रांसपोर्टर नहीं बनता और क्रोमोसोम 7 में वो प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली तो सिस्टिक फाइब्रोसिस तभी होता है जब हम कह रहे हैं कि वही पेरेंट से वो ट्रांसफर होगा, दोनों पेरेंट से आएगा। लेकिन कई बार ये देखा गया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो सिर्फ एक ही पेरेंट से, एक ही पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस भी है तो उससे वो जो रिसेसिव एलील वाला जो क्रोमोसोम होगा जिसमें रिसेसिव एलील है वो उसी की दो कॉपीज उसमें इनहेरिट हो जाती हैं, जिसमें नॉर्मल एलील प्रेजेंट है उससे वो नहीं आता है। तो इस केसेस में भी देखा गया यूनिपेरेंटल डाइजोमी मिलता है। दूसरा पेरेडर विली सिंड्रोम देखा गया है, जिसमें ये देखा गया है कि जो पैटर्नल कॉपी होती है जीन की, क्रोमोसोम 15 में एक जीन होता है, उसकी पैटर्नल कॉपी जो होती है मिसिंग होती है। अगर वो मिसिंग हो तो ये सिंड्रोम हो जाता है। तो इन केसेस में भी देखा गया है कि कई बार जो चाइल्ड होता है या तो पैटर्नल मिसिंग हो या समटाइम्स वो जो फादर है उससे इनहेरिट ही नहीं करता, वो मदर से ही जो है वो कॉपीज ले लेता है और मदर में वो पैटर्नल वाली कॉपी प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसलिए भी ये वाला सिंड्रोम हो जाता है कि अगर वो दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो मदर से ही इनहेरिट कर ले, तो मतलब एक ही पेरेंट से उसने इनहेरिट किया मदर से ही, तो इसलिए भी हमें यूनिपेरेंटल डाइजोमी इस केस में मिलता है। नेक्स्ट टर्म हम लेंगे पॉलीप्लाइडी, जिसमें हमने पढ़ा था कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ऐड हो जाता है। सो मोस्टली हम ये मानते हैं कि अगर मोर देन 2 सेट्स हो किसी भी इंडिविजुअल में, मोर देन 2 सेट्स का मतलब
2n से अगर ज्यादा वाली कंडीशन है तो हम टर्म पॉलीपोलाइड यूज करते हैं। अब 2n से ज्यादा 3n है तो हम ट्रिप्लॉइड कह सकते हैं, 4n है तो टेट्रापोलाइड कह सकते हैं। मींस वो भी उसमें आप ऑटो और एलो आगे टर्म्स यूज कर सकते हैं। अभी हम जस्ट पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे पॉलीपोलाइडी का मतलब है जिसमें पूरा का पूरा नया सेट ऐड हो जाता है। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये अराइज कर सकता है अगर नॉन डिसजंक्शन होता है, अगेन माइटोसिस में, मियोसिस में, और जिसमें पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम सेट है दैट फेल्स टू सेपरेट, वो एक साथ एक सेल में चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो पॉलीपोलाइड बन जाएगा। पूरा का पूरा सेट जो है वो सेग्रीगेट नहीं कर पाया और वो एक ही सेल में चला गया। तो पॉलीपोलाइडी जो है कॉमन फिनोमिनन है प्लांट्स में। मोस्ट ऑफ द नई जो स्पीशीज आती हैं प्लांट्स की, जो इवॉल्व होती हैं, उसका काफी टाइम जो रीजन रहता है वो पॉलीपोलाइडी रहता है। कॉमन प्लांट्स में होती हैं तो 40% फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज में देखा गया है, 70 to 80% ग्रासेस में भी हमें पॉलीप्लाइड स्पीशीज मिलती हैं। एनिमल्स के केस में लेस कॉमन है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स, फिश, सैलमेंडर, फ्रॉग, लिजर्ड्स में हमें मिलता है। अभी तक हमें बर्ड्स में कोई भी पॉलीपोलाइड नहीं मिला है और मैमल्स में भी अभी तक एक ही रिपोर्टेड है, रैट फ्रॉम अर्जेंटीना, जो मैमल्स के केस में हम कह सकते हैं पॉलीपोलाइड स्पीशीज है। सो ऑटो पॉलीपोलाइडी जो है वो माइटोसिस में भी हो सकता है, मियोसिस में भी हो सकता है। फर्स्ट केस जो हम शो कर रहे हैं माइटोसिस का, उसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज ये 2n सेल है और उसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटिड्स शो किए हैं। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियसली इनके क्रोमोसोम बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। अब यूजुअली ये होता है कि क्रोमोसोम पेयर जो होता है वो इस पे अरेंज हो जाएगा। तो आपके पास माइटोसिस है तो क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा। क्रोमेटिड्स हमने ऐसे ऐसे शो कर दिए कि जो 4 क्रोमोसोम्स थे उनके क्रोमेटिड्स ऐसे सेपरेट होने थे, ये एक सेल में जाने थे और दूसरे सेल में, लेकिन नॉन डिसजंक्शन हुआ तो वो सेपरेट ही नहीं हुए। तो ये वाला जो सेल है अब वो टेट्रापोलाइड हो गया, रेप्लिकेशन हुआ लेकिन उसी में रह गया। तो आपके पास 2n से हमारे पास 4n सेल बन गया। अब दूसरा वे मियोसिस का हम ले सकते हैं जिसमें 2n सेल था, अगेन वैसा ही हम शो कर रहे हैं। उसमें रेप्लिकेशन हुआ, ये क्रोमोसोम्स बन गए, लेकिन अब मियोसिस 1 में ही नॉन डिसजंक्शन, जिसमें रिडक्शनल होना चाहिए था। आपके पास ये 2n है तो यहाँ से n बनना चाहिए था, लेकिन अब क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन 1 में ही हो गया तो 4 के 4 क्रोमोसोम्स यही रह गए, तो वो पहले ही 4n बन गया। मियोसिस 2 होगा तब आपके पास दो तरह के सेल्स बने, 2n और 2n हम कह सकते हैं यहाँ पे गैमीट्स बने। सॉरी, ये 2n ही रह गया, 2n से n बनना चाहिए था बट 2n से 2n ही रहा। तो जो फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होती है, दूसरी वाली तो इक्वेशनल होती है, तो जब मियोसिस 2 होता है तो ऑलरेडी जो इसकी है प्लाइडी होती है वही प्लाइडी आगे आपको मिलेगी। नॉर्मल मियोसिस में 2n से n सेल बनना चाहिए था, तभी आगे n और n हमारे पास 2 सेल्स और बनते हैं। लेकिन इस मियोसिस में क्या हुआ, 2n से 2n ही रह गया क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हुआ। तो अब इस 2n से आगे आपके पास 2n 2 सेल्स बन जाएंगे। अब हम इन्हें कहेंगे ये डिप्लॉइड गैमीट्स हैं। एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल के गैमीट्स भी आगे डिप्लॉइड हुए। अब इसके साथ अगर कोई भी n हम क्रोमोसोम शो करते हैं, n गैमीट शो करते हैं, तो जब इसके साथ फ्यूज करेगा वो, तो ऑब्वियसली आपके पास जो नेक्स्ट इंडिविजुअल बनेगा वो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा 3n, क्योंकि इस सेल में एक एक क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो एक्स्ट्रा है। दूसरे वाले के पास सिंगल कॉम्प्लीमेंट था पर यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके पास ऑटो ट्रिप्लॉइड बन जाएंगे। सो इस केस में हमने शो किया कि हमारे पास जो इंडिविजुअल आगे बन रहा है वो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स होंगे। यहाँ जो बना था वो ऑटो टेट्राप्लॉइड बना था। अगर सपोज हमारे पास एक ऑटो ट्रिप्लॉइड गिवन है, दैट मीन्स हमारे पास 3n कंडीशन गिवन है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए शो कर रहे हैं 3n, 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, 3 सेट्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स के। तो 3 तरह से वो मियोसिस में पेयरिंग शो कर सकता है। या तो 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ 3 पेयर कर जाएंगे और एक जो है वो रैंडमली सेग्रीगेट कर जाएगा, या तो तीनों की तीनों पेयरिंग शो कर सकते हैं, या हो सकता है तीनों में कोई भी पेयरिंग ना हो। अब अगर 2 पेयर कर जाते हैं या 3 भी आपस में पेयर कर जाते हैं, जब पेयरिंग होगा तो आगे सेग्रीगेशन में आपको इस तरह से मिलेगा कि जब मियोसिस 2 होगा, एक तो ये मियोसिस 1 से जब सेल होगा तो जो 2 आपस में पेयर किए थे वो मूव करके और एक रैंडमली सेग्रीगेट कर गया। लेकिन जहां पे 3 पेयर करते हैं वहां भी सेग्रीगेशन तो इसी तरह से हो सकता है कि किसी एक जगह पे 2 जाएंगे और किसी एक जगह पे 1 जाएगा। तो आपके पास इन दोनों में रिजल्ट सेम ही होता है। मियोसिस 1 के पास, 1 के बाद आपके पास क्या हुआ कि हम ये जो इंडिविजुअल था इसमें पेयरिंग इस तरह से हुई, और मियोसिस 1 में उसने इस तरह से शो कर दिया कि एक सेल में 2 चले गए और एक सेल में 1, क्योंकि आउट ऑफ 3 हमारे पास यही कॉम्बिनेशन बनता है। किसी एक में अगर 2 होते तो एक और एक जाता है, पर अगर 3 है तो आपके पास किसी एक में 2 जाएंगे, किसी में 1 जाएगा। सो
चाहे तीनों पेयर करें चाहे सिर्फ 2 पेयर करें, आपके पास आगे मियोसिस 1 के बाद आपको ऐसा मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो जिसमें दो क्रोमोसोम्स चले गए, ऑब्वियसली जब मियोसिस 2 होगा तो आगे क्रोमेटिड्स मिलेंगे, हमें क्रोमेटिड्स मिल गए आपके पास, लेकिन अब क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया है तो हमारे पास एन गैमीट आना चाहिए था, लेकिन अब हम कहेंगे इसका गैमीट कैसा आएगा, 2n। जिसमें सिंगल एग गया वहां तो सिंगल क्रोमेटिड बना, तो वहां आपने गैमीट लिख दिया n और n। तो नॉर्मल मियोसिस 2 के बाद आपको यही मिलता था, ये हमें मियोसिस 1 के बाद मिल रहा है। सो मियोसिस 2 के बाद हमें यूजुअली एन और एन मिलता था, लेकिन क्योंकि एक में आपके पास ट्रिप्लॉइड है तो एक में 2 क्रोमोसोम्स चले गए हैं, तो वहां पे 2 क्रोमेटिड्स, एक ही क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी भी प्रेजेंट होगी, तो हमारे पास जो गैमीट्स आएंगे वो 2n आएंगे। अगर सपोज जो क्रोमोसोम्स हैं वो कोई भी पेयरिंग शो नहीं करते हैं, मतलब एक थर्ड वे भी है कि क्रोमोसोम्स कोई पेयरिंग शो ना करें, तो वो रैंडमली सेग्रीगेट कर सकते हैं। जब वो रैंडमली सेग्रीगेट कर रहे हैं, पेयरिंग नहीं है, तो एक चांस ये भी हो सकता है, ये वाला तो मिल ही सकता है आपको, ये चांस भी हो सकता है कि तीनों के तीनों एक में चले जाएं और आपके पास एक जो है वो एम्प्टी रह जाए। जो एम्प्टी है वहां तो हम कहेंगे वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट है। बट जहां तीनों चले गए, इसका मतलब आपके पास एक ही क्रोमोसोम की 3 कॉपीज, तो अब जो गैमीट बनेगा उसमें 3, हम क्रोमोसोम 3 क्रोमेटिड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस गैमीट को हम कह देंगे 3n गैमीट बना। सो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि एक ऑटो ट्रिप्लॉइड में मियोसिस में पेयरिंग कैसे होता है और आगे सेग्रीगेशन कैसे होता है। जो ऑटो पॉलीपोलाइडी का कंसेप्ट है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो डिप्लॉइड बनानास जो हैं उनके सीड्स जो होते हैं दे आर हार्ड एंड इनएडिबल, बट जो ट्रिप्लॉइड बनानास हैं उन वो सीडलेस हैं। तो मोस्टली ट्रिप्लॉइड बनाना सोल्ड किए जाते हैं क्योंकि सेल में वो चीज़ ज़्यादा कंज्यूमर को अफेक्ट करती है, ये कंज्यूमर उसको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनको सीड्स एंड ऑल का वो नहीं चाहिए कि हमें सीड्स निकालने पड़े। तो ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स की सेल की जाती है जो सीडलेस होते हैं मोस्टली। इसी केस में जैसे ट्रिप्लॉइड बनाना हमने कहा ज़्यादा सेल किए जाते हैं डिप्लॉइड की वजह, वैसे ही सीडलेस वाटरमेलन्स भी आए हैं। जो कंज्यूमर है वो ये सोचते हैं कि उसको सीधा कट करके कंज्यूम किया जा सकता है, सीड सेपरेट करने का आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सीडलेस वाटरमेलन जो है वो नए बनाए गए हैं, वो भी ऑटो ट्रिप्लॉइड हैं। ये जो पॉलीपोलाइडी का कंसेप्ट है ये एग्रीकल्चर या हम कमर्शियल सिस्टम में देखें तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो पॉलीपोलाइड स्पीशीज हैं और उनकी जो सेल है या उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी डिमांड है वो ज़्यादा है देन कंपेयर टू नॉर्मल जो 2n या डिप्लॉइड हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पॉलीपोलाइडी में हमने ऑटो पॉलीपोलाइडी पढ़ा, जब सेम ही स्पीशीज का क्रोमोसोम सेट जो है वो रेप्लिकेट कर गया या वो सेपरेट नहीं हो पाया, तो हम सिमिलर अगर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट शो कर रहे हैं तो ऑटो वर्ड यूज करते हैं 2n 3n इस तरह से। लेकिन जब हम एलो वर्ड यूज किया तो एलो का मतलब ये है कि आपके पास पॉलीपोलाइड स्पीशीज बन रहा है बट एक्चुअल में वो दो डिफरेंट पेरेंट्स की क्रॉसिंग के बाद बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ हमने दो डिफरेंट पेरेंट्स लिए जो डिप्लॉइड हैं 2n = 6 2n = 6, लेकिन क्रोमोसोम्स को हमने रिप्रेजेंट किया, इसमें ए बी बी सी सी, इसमें जी जी एच एच आई आई हमारे पास है। तो जब गैमीट्स बनेंगे इसके तो एबीसी बना, 2n से n बनेगा और यहाँ भी 2n से n बनेगा, तो इसमें जी एच आई बना। जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो आपके पास ए बी सी जी जी एच आई, तो आपके पास 2n = 6 ही रहा। लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये आपके पास एलो पॉलीप्लाइड बन गया, डिप्लॉइड है ये भी अभी तक, बट इस केस में जब मियोसिस होगा तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा, तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो जो आपके पास गैमीट्स बनेंगे इस केस में वो गैमीट्स हम कहेंगे नॉन वायबल हैं। ऐसे गैमीट्स जो होते हैं आगे फ्यूजन नहीं शो कर पाते और इसमें कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है। तो मोस्टली ये जो आपके पास स्पीशीज आ गया ये ऐसा ही रहेगा और इसको हम स्टेराइल मानेंगे क्योंकि आगे ये गैमीट्स ही नहीं बना पाएगा, तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आगे प्रोजेनी नहीं आएगा। कई बार रेयर इवेंट्स में क्या होता है कि इस जो स्पीशीज है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। नॉन डिसजंक्शन कब होगा, जब इसका मतलब इसके जो क्रोमोसोम्स थे वो रेप्लिकेट कर गए, उसके बाद उसकी सेग्रीगेशन होनी थी। अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया तो आपके पास वो उसी सेल में रह जाएगा, तो आपके पास यही कॉम्प्लीमेंट अब रेप्लिकेट हो चुका है और आपके पास ये बन जाएगा। हर चीज डबल डबल मतलब होमोलोगस पेयर बन गए अब इनके। अब इस केस में क्योंकि ये रेप्लिकेशन होके 4n बना होगा तभी आगे 2n इंडिविजुअल गैमीट्स बने थे, तो आपके पास अब हम कहेंगे इसको 4n हो गया। तो अब क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज से बना है तो इसको टेट्राप्लाइड तो कहेंगे, 4n है, लेकिन हम इसे कहेंगे एलो टेट्राप्लाइड। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि नॉन डिसजंक्शन हुआ तो सिर्फ इसमें हम ये कह सकते हैं कोई डिवीजन नहीं हुआ, क्रोमोसोम डबलिंग हो गया जस्ट।
क्रोमोसोम डबलिंग वाला जो प्लांट होगा या स्पीशीज होगा वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से वायबल गेमीट्स बना सकता है, क्योंकि उसके पास अब पेयर्स प्रेजेंट हैं, डबल डबल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो पहले अगर ये स्पीशीज 2n था तो अब हम इसे कहेंगे 4n बन गया। और क्योंकि ये एलो पॉलीप्लॉइड है तो पहले आपने एलो डिप्लॉइड कहा था, अब ये क्या बन गया, एलो टेट्राप्लॉइड बन गया। सो ऐसी वाली स्पीशीज को हम कमर्शियली प्लांट स्पीशीज को भी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, और दो डिफरेंट वेराइटीज को क्रॉसिंग करके आप उसमें जो ट्रेड्स हैं वो किसी एक ऑफस्प्रिंग में, ये एक प्रोजेनी में ला सकते हैं, आगे क्रोमोसोम डबलिंग करके उसको एक नॉर्मल प्लांट स्पीशीज की तरह प्रोपगेट कर सकते हैं। अगर ये ना हो क्रोमोसोम डबलिंग तो इस स्पीशीज को आप सिर्फ वेजिटेटिवली या माइटोसिस के थ्रू हम कह सकते हैं सेल डिवीजन हो सकता है, मियोसिस इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वायबल गेमीट्स नहीं बनेंगे, क्रोमोसोम पेयर्स नहीं है जो सेग्रीगेट कर पाए। सो ये जो केस है दैट इज ऑफ एलो पॉलीप्लाइडी। सो इसके बेसिस पे, एलो पॉलीप्लाइडी के बेसिस पे हम देख सकते हैं जो मॉडर्न ब्रेड व्हीट है जो हम यूज करते हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे पास इनकॉर्न व्हीट थी, ट्रिटिकम मोनोकोकम हम कहते हैं, उसका जीनोम कॉम्प्लीमेंट हम AA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिप्लॉइड स्पीशीज 2n इक्वल्स टू 14। वाइल्ड ग्रास के साथ हमने उसको क्रॉस कराया है ट्रिटिकम सीयरसाई के साथ, उसका हम BB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी डिप्लॉइड था। दोनों के गेमीट्स बनेंगे N और N, इसमें A बनेगा इसमें B बनेगा। जब क्रॉसिंग हम करेंगे तो आपके पास AB हाइब्रिड आ गया। AB हाइब्रिड 2n इक्वल टू 14 जरूर है, मतलब वो भी इनकी तरह डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें वायबल गेमेट्स नहीं बन सकते क्योंकि होमोलोगस पेयर नहीं प्रेजेंट है क्रोमोसोम का, तो ये सिर्फ डिवाइड कर सकता है बाय माइटोसिस। अब ये माइटोसिस कर रहा था और उसमें कोई माइटोसिस नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन हुआ लेकिन आगे सेपरेशन नहीं हो पाया। सेपरेशन नहीं हुआ है तो उसी सेल में आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स थे वो डबल हो चुके हैं, तो अब आप 2n की जगह 4n लिखेंगे, 4n 28, इसको हम AABB लिख सकते हैं। अब ये जो है वो फर्टाइल है क्योंकि ये होमोलोगस पेयर बन गया क्रोमोसोम्स के, तो ये वायबल गेमीट्स बना सकता है। इसको हमने नाम दे दिया एमरवीट ट्रिटिकम टर्जिडम। तो टेट्रापुलाइड एमरवीट ट्रिटिकम टर्जिडम इस तरह से बना। अब हमने इसको क्रॉस करवाया फिर से वाइल्ड ग्रास के साथ, जिसका जीनोम कॉम्प्लीमेंट DD से रिप्रेजेंट करें, ये डिप्लॉइड है और ये टेट्रापुलाइड है। इसके पास 2n गेमीट्स बनेंगे, इसके जो गेमीट बनेगा वो AB और इसका जो गेमीट बनेगा N, तो D। तो आपके पास एक डिप्लॉइड गेमीट है और एक हैप्लॉइड, तो फ्यूजन होगा तो हमारे पास ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड बन जाएगा 3n इक्वल्स टू 21। अब इसमें क्योंकि मोनोपोलाइड इन सब में वैल्यू n की जो है वो 7 है, देखो हैप्लॉइड सबका डिफरेंट हो सकता है, इस केस में अगर हम n की वैल्यू देखें तो 14 है, लेकिन मोनोपोलाइड नंबर देखें तो 7 रहेगा, क्योंकि 7 से आप सबको डिवाइड कर सकते हो। इस केस में मोनोपोलाइड 7 है, हैप्लॉइड भी 7 है, तो इस केस में हम मोनोपोलाइड और हैप्लॉइड सेम हो सकता है, बट यहाँ पे मोनोपोलाइड 7 है लेकिन हैप्लॉइड 14 है। तो अब आपके पास हाइब्रिड जो बना ये ट्रिप्लॉइड, अगेन ये भी वायबल गेमीट्स नहीं बना सकता, तो इसका भी जो प्रोपगेशन है थ्रू माइटोसिस हो सकता है। माइटोसिस में ही अगर कभी इसमें नॉन डिसजंक्शन हो गया तो उसमें क्या हुआ, अगेन क्रोमोसोमल डबलिंग हुआ लेकिन सेपरेशन नहीं हुआ, तो हमारे पास ब्रेड व्हीट आ गया। तो अब आपके पास इसका डबल हो गया, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे AABBDD और इसको हम कहेंगे 6n42। तो इस तरह से हमारे पास ट्रिटिकम एस्टिवम जो हम मॉडर्न ब्रेड व्हीट यूज करते हैं उसका ओरिजिन हुआ है थ्रू एलो पॉलीप्लाइडी, और हम कह सकते हैं नॉन डिसजंक्शन हुआ फिर क्रोमोसोमल डबलिंग हुआ, तो हमारे पास ये फर्टाइल स्पीशीज प्रेजेंट है जिससे आगे आपके पास वायबल गेमीट्स बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास होमोलोगस पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये क्रॉसिंग कर सकती है आगे और प्रोजेनी भी प्रोड्यूस कर सकती है।